यहाँ अगर वसीम अकरम से बात करते हैं कि आप जाकर पाकिस्तान टीम में कुछ किरदार अदा करें, नहीं जी मेरे ऊपर तनकीद बहुत होती है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं इतनी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर आप तनकीद भी ना करो भाई। आपके सामने हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ, वो आपकी आंखें खोल देंगे। और हमारे कुछ यूट्यूबर्स को बाबर आजम का घंटा हाथ में आ गया है और वो घंटा घुमाए जा रहे हैं। अब वो घंटा ना उनके हाथ से छूट रहा है, ना पाकिस्तान की क्रिकेट की बात आगे बढ़ रही है। इंडिया के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पाकिस्तान में एक अजीब सी बातें शुरू हो गई हैं कि इंडिया आखिरी 3 आईसीसी इवेंट्स के फाइनल खेल गया, 2 जीत गया। और ये वो लोग कर रहे हैं जो टीवी पर बैठकर, जो कि पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स हैं, 90s की दिहाई के सुपरस्टार माने जाते रहे हैं, और कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का, जो कि बनता ही नहीं है। मैं इस वीडियो में आपके सामने वो हक़ाइक़ रखने जा रहा हूँ कि आपको भी यकीन होगा कि हम दर हकीकत खड़े कहाँ हैं। हमारे ये एक्स प्लेयर्स सिर्फ तनकीद करने के लिए बैठे हैं, काम करना इनके बस की बात ही नहीं है। वकार यूनिस कितनी बार आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के कोच बने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन से तीर मारे उनके दौर में, इनको तो बनता ही नहीं है बात करना। और मेंटोर हैं, पाकिस्तान में स्पिनर्स नहीं आ रहे, पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे, तो उसमें इनका किरदार क्या है। ये तो 50-50 लाख तनख्वाह ले रहे हैं और तनकीद ये भी यही कर रहे हैं। यार ये कोई समझ में आने वाली बात है? अगर आप इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या राहुल द्रविड़ की तरह कोई जाकर अंडर 19 टीम की कोचिंग कर रहा है? कोई वेंकट लक्ष्मण की तरह एनसीए में जाकर अपने प्लेयर्स को ग्रुप कर रहा है? यहाँ अगर वसीम अकरम से बात करते हैं कि आप जाकर पाकिस्तान टीम में कुछ किरदार अदा करें, नहीं जी मेरे ऊपर तनकीद बहुत होती है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं इतनी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर आप तनकीद भी ना करो भाई, फिर आप तनकीद ना करो। और जो मैं आपके सामने हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ, वो आपकी आंखें खोल देंगे। हम क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का? क्या बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनता। और उसके अलावा हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में बजाय इसके कि मैं इस रिपोर्ट में जो आपके सामने मसाइल रखने जा रहा हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं, बजाय उनको सही करने के हमारे एक्स प्लेयर्स को और हमारे कुछ यूट्यूबर्स को बाबर आजम का घंटा हाथ में आ गया है और वो घंटा घुमाए जा रहे हैं। अब वो घंटा ना उनके हाथ से छूट रहा है, ना पाकिस्तान की क्रिकेट की बात आगे बढ़ रही है। तो भाई बाबर आजम रिजवान अकेले मसला नहीं है पाकिस्तान की टीम का, और मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूँ। अब क्योंकि आगे T20 फॉर्मेट के मैचेस हैं तो मैं T20 को ज़्यादा यहाँ रखना चाह रहा हूँ। इंडिया की टीम में वो खिलाड़ी मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2023 से लेकर जिन्होंने टॉप 6 पोजीशन पर बैटिंग की है, उनका पाकिस्तान और इंडिया के बैटर्स का कंपैरिजन यहाँ रखने जा रहा हूँ। कंपैरिजन बनता नहीं है, बताने जा रहा हूँ कि फ़र्क क्या है। इंडिया के 5 बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर रहा, जिनमें अभिषेक शर्मा ने 193 के स्ट्राइक रेट से रन किए, रिंकू सिंह ने 165 के स्ट्राइक रेट से और 51 की एवरेज है। और अभिषेक शर्मा ने 2 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ की हैं, रिंकू सिंह ने 3 फिफ्टियाँ की हैं। जायसवाल का 164 का स्ट्राइक रेट है, संजू सैमसन का 163 का और रोहित शर्मा का 160 का ये स्ट्राइक रेट है। जबकि पाकिस्तान टीम में इस अरसे में एक भी बैटर ने 160 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं किए। फिर 150 प्लस का स्ट्राइक रेट, इंडिया के 6 बैटर्स ने 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। पाकिस्तान का कोई बैटर 150 के स्ट्राइक रेट को क्रॉस नहीं कर सका। बाबर आजम के अलावा, रिजवान के अलावा भी बाकी प्लेयर्स से ना चलें, फ़र्ज़ करें मान लें कि सारा कसूर बाबर आजम और रिजवान का है। उसके बाद अच्छा दूसरी बात यह है कि मुझे कहते हैं आप बाबर आजम और रिजवान की सपोर्ट करते हो। यार 2 ही तो रन्स कर रहे थे आपकी टीम में, और मैं अब तो क्या कहूँ यार। अगर एक बंदा कोई सच नहीं बोल रहा, बंदा थोड़ा सच तो बोल दे। मैं वो तो कोशिश कर रहा हूँ कम से कम। मेरा कोई लेना देना नहीं है ना बाबर आजम से ना रिजवान से। मसला ये है कि आप क्रिकेट के मसले को समझ ही नहीं रहे हैं। अब आते हैं 140 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले खिलाड़ी। इंडिया के 11 बैटर्स, यानी कि पूरी टीम बनती है 11 बैटर्स ने 2023 से अब तक 140 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 2 बैटर्स 140 की हद पार कर सके हैं। फ़खर जमान ने 145 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, इरफान खान नियाजी ने 142 के। बाकी सब का स्ट्राइक रेट
40 से नीचे है। और अगर 30+ एवरेज की बात करें तो पाकिस्तान के सिर्फ 3 बैटर्स जिनकी एवरेज यानी कुछ ना कुछ जो रन्स करते हैं वो सिर्फ 3 हैं, और इसके मुकाबले में इंडिया के बैटर्स ने 30 से ज़्यादा एवरेज के साथ रन्स किए हैं। तो फिर कंपैरिजन कैसे बनता है? कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप इनको? कैसे कह सकते हैं कि जी वो इतने वर्ल्ड कप जीत गए, हम एक नहीं जीते? हमारा तो मसला सारा बाबर आजम बनाया हुआ है पाकिस्तान के साबिक प्लेयर्स ने। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन टीमों का रखता हूँ मजमूई तौर पर टॉप 6 बैटर्स के पाकिस्तान ने 38, इंडिया ने 54 मैचेस खेले हैं 2023 से अब तक। इंडिया ने 8010 रन किए, पाकिस्तान ने 4050 रन। मैचेस का इतना फ़र्क नहीं है, रन का आज 50% फ़र्क है। 33 की एवरेज इंडिया की, पाकिस्तान की 22 की। 150 का स्ट्राइक रेट इंडिया का, पाकिस्तान का 126 का। इंडिया की तरफ से 13 सेंचुरियाँ बनी हैं, पाकिस्तान की जानब से 1 बनी है जो कि बाबर आजम ने बनाई। और वही हमारे प्लेयर्स के मुताबिक, हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं, तजियाकार हैं, उनके मुताबिक वही T20 का प्लेयर नहीं है, बाकी सारे T20 के प्लेयर हैं हमारे पास ग्लेन मैक्सवेल भी है, हमारे पास इब्राहिम डिविलियर्स भी है, बड़े स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अब वो नज़र आएंगे आपको। उसके बाद 42 50 स्कोर हुई हैं इस अरसे में इंडिया की जानब से, पाकिस्तान की जानब से सिर्फ 19। इंडिया के बैटर्स ने 715 चौके लगाए, पाकिस्तान के बैटर्स ने 358। इंडिया के बैटर्स ने 432 छक्के लगाए, पाकिस्तान के बैटर्स ने सिर्फ 155। ये कंपैरिजन है। और अगर इसके बाद कोई ये कहता है कि जी ये, और दूसरी बात जो बड़ी बात है वो ये कि जी विराट कोहली बाबर आजम वो किंग है, ये किंग नहीं है, यार इस चीज़ से हम कब निकलेंगे? आपको बताऊं कि ये जो भारत ने कामयाबी हासिल की हैं 2023 से अब तक T20 फॉर्मेट में, उसमें विराट कोहली का कितना किरदार है। यहाँ मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि दोनों का कंपेयर बनता है, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि फ़र्क क्या होता है। बाबर आजम ने लगभग 135 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं इस अरसे में, और 119 के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने किए हैं। विराट कोहली की एवरेज 18 की रही है और लगभग दुगनी एवरेज रही है बाबर आजम की। तो यहाँ पर तो विराट कोहली का कोई किरदार नज़र नहीं आता इंडिया की T20 फॉर्मेट की कामयाबियों में, मासवाए T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जो 50 स्कोर की थी। तो इंडिया फिर कैसे जीत रहा है? अगर एक खिलाड़ी नाकाम हो रहा है, अगर एक खिलाड़ी रन नहीं कर पा रहा, तो फिर इंडियन टीम कैसे जीत रही है? फ़र्ज़ करें कि अगर हम ये कहते हैं कि हम बाबर आजम की वजह से हार रहे हैं या उसके स्ट्राइक रेट की वजह से हार रहे हैं। स्ट्राइक रेट तो विराट कोहली का बाबर आजम से भी नीचे है, एवरेज भी उनकी बाबर आजम से नीचे है, तो फिर इंडियन टीम कैसे जीत रही है? तो भाई वो उनके अलावा भी और प्लेयर्स हैं, अकेले विराट कोहली नहीं है उनकी टीम में। मैंने बताया, अब जो आपके सामने जो स्टेट्स हैं इंडियन टीम के, उसमें सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं 18 में से जिन्होंने कम से कम 50 गेंदें खेली हैं टॉप 6 पोजीशन पर। सिर्फ 2 ही हैं जिनका स्ट्राइक रेट 125 से नीचे है, जिनमें एक ईशान किशन है, दूसरे विराट कोहली हैं। यानी कि विराट कोहली उनकी बैटिंग लाइन में जो लिस्ट है स्ट्राइक रेट के एतबार से 18 में 17वें नंबर पर हैं। और सिर्फ 2 ही बैटर्स हैं जिनकी एवरेज बहुत कम है, या 3 बैटर्स हैं जिनकी एवरेज 20 से कम है, उनमें एक विराट कोहली भी है। तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस तो नहीं है, तो फिर इंडियन टीम कैसे जीत रही है? भाई उनके पास और प्लेयर्स हैं, उनसे काम ले रहे हैं, उनका सारा जो तकिया है वो विराट कोहली के ऊपर नहीं है। ये बात समझने की है। लेकिन हमारे यहाँ सारे मसाइल की जड़ एक ही है, बाबर आजम। उसका कोई कहता है घंटे का किंग है, अब वो घंटे का या बाबर आजम का जो घंटा है रखी दो कहीं पे यार थोड़ी देर के लिए, कब तक हाथ में रखोगे? कोई और बात करो। अब बाबर आजम नहीं है ना दौरा न्यूजीलैंड में, मुझे अभी भी डाउट है कि पाकिस्तान ने सिलेक्शन सही नहीं की है, क्योंकि हमारे पास वो प्लेयर्स जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के तजर्बाकार थे, जो काफ़ी अरसे से खेल रहे थे और सही तरीके से उनको मौके नहीं मिल सके थे, उनको मौका देना चाहिए था। लेकिन जो हम लेकर गए हैं प्लेयर्स, ये ना तजर्बाकार हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये प्रेशर ना झेल सके तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अभी जो सिलेक्शन हुई है इस पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग मुत्तफ़िक होंगे, क्योंकि 1 या 2 इनिंग्स की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया गया और न्यूजीलैंड के मुश्किल टूर पर उन्हें ले जाया गया। यार इन प्लेयर्स को आप बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में खिला देते, या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में कम से कम अपनी कंडीशंस तो होती। लेकिन बहरहाल हमारी क्रिकेट के जो फैसले हैं वो समझ से बालातर हैं। एशियन कंडीशन में हम फास्ट बॉलर को खिलाते हैं, न्यूजीलैंड की कंडीशंस में स्पिनर को लेकर जा रहे हैं। तो अब इसमें जो कसूर है वो सिलेक्टर्स का भी है। लेकिन बहरहाल इस रिपोर्ट में जो मैंने आपके सामने स्टेट्स बताए हैं
उसमें ये बात साबित होती है कि एक या दो खिलाड़ी कभी भी किसी टीम की शिकस्त या फतह के मौजब नहीं बन सकते जब तक तमाम खिलाड़ी परफॉर्म ना करें। इंडियन टीम में एक नहीं 11 प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट 140-150 से ज़्यादा हैं और पाकिस्तान के सिर्फ 2 बैटर्स, जिनमें एक फ़खर जमान है और एक इरफान खान नियाज़ी है। तो ये आपकी कुल कारकर्दगी है। बजाय इसके कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर करें, हमने बस एक वतीरा बनाया हुआ है कि ये हो गया, वो हो गया, उसने हरवा दिया, वो स्लो खेला। भाई हमारे पास अगर ठीक है, बाबर आज़म को अगर आप कंपेयर करें दुनिया के बड़े बैट्समैनों से, तो उसका कोई कंपेयर बनता नहीं है। T20 फॉर्मेट में वाकई ही उसकी जगह नहीं बन सकेगी अगर आप आलमी टीम बनाएं, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कौन से पीछे ग्लेन मैक्सवेल बैठा हुआ है? आपके कौन सा ऐसा बैटर है जो कि धुआंधार बैटिंग करता है? अगर किसी का स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर जाता भी है तो उसकी एवरेज 12-13 रन फी रेंज की है। आजम खान का स्ट्राइक रेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है 2023 से, लेकिन उनकी एवरेज है कितनी? मोहम्मद हारिस की क्या एवरेज है? तो भाई एवरेज भी होती है, कुछ रन्स भी करने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने पावर प्ले में 70-80 रन्स कर लिए और आगे आपके कोई बैट्समैन नहीं बचा, सारे आउट हो गए। 8-10 रन्स करके एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, आउट हो गए। क्रिकेट इस तरह नहीं चलती है। अब मुझे समझ नहीं आती है कि ये साबिक प्लेयर्स ये सब कुछ जानते हुए, क्रिकेट की बारीकियों को जानते हुए, ये बातें कैसे कर लेते हैं।